नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। सर आप कौन है? मैं डॉक्टर वैभव अवस्थी का छोटा भाई हूं। तुम्हारे अवस्थी सर बिजी हो गए हैं कुछ काम में, तो मैं उनसे अच्छा टीचिंग तुमको देने आया हूं। अब जो बच्चे डॉक्टर वैभव अवस्थी की टीचिंग को पसंद करते हैं और उन्हें मिस कर रहे हैं, तो मैं तुमको बोल दूं कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं ही हूं डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड आई हैव कम बैक विथ डिफॉरेस्टेशन। थोड़ा डिफॉरेस्टेशन हो गया है, ओके, कुछ समय के बाद रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है ये बात सच है कि मैं ही डॉक्टर वैभव अवस्थी हूं, तो मैं तुमको बता दूं कि ये बात भी गलत है। सर तो सच क्या है? सच ये है कि मैं ना ही वैभव अवस्थी का छोटा भाई हूं और ना ही मैं खुद वैभव अवस्थी हूं। वैभव अवस्थी मेरा बड़ा भाई है। एनीवे बच्चों, ओके, एक बात तुमको बता दूं, वैभव अवस्थी तो सिर्फ एक टीचर है। तेरा असली प्यार, मेरा असली प्यार, हम सबका असली प्यार है बायोलॉजी। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन ओपन करने वाले हैं बच्चों। कभी सोचे हो कि अगर एक खरगोश बच्चे को जन्म देता है तो खरगोश का बच्चा खरगोश, घोड़े का बच्चा घोड़ा, मेंढक का बच्चा मेंढक, कबूतर का बच्चा कबूतर। सर ये तो हो गई आम जिंदगी। हाँ, अब कहानी में ट्विस्ट। कभी सोचे हो कि समझो अगर खरगोश का बच्चा घोड़ा निकला, मेंढक का बच्चा कबूतर निकला, ये हो गई मेंटोस जिंदगी। नहीं, मेंटोस की बात नहीं कर रहे, ये हो गई जेनेटिक्स वाली जिंदगी। सो स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the wonderful chapter called as inheritance and variation. Inheritance and variation is a section of biology which comes under the title of genetics. So बच्चों, जब भी हम लोग इस सामान्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि खरगोश का बच्चा हमेशा खरगोश ही निकलता है, घोड़ा, गधा, बर्ड, बटरफ्लाई, स्नेक ऐसा सब क्यों नहीं निकलता, कुदरत ऐसा रॉन्ग नंबर क्यों नहीं लगाता, ऐसा दिवाली एक्सचेंज ऑफर क्यों नहीं देता हमको कि एक मेंढक ने बच्चे को जन्म दिया वो तितली है, कबूतर ने बच्चे को जन्म दिया वो घोड़ा निकल आया। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? और ऐसा क्यों होता है कि खरगोश का बच्चा हमेशा खरगोश होता है? अगर तुम एक आम का पेड़ उगाओगे तो आम का पेड़ ही निकलेगा और कोई पेड़ नहीं निकलेगा। हिंदी की कहावत है, बोया बबूल का पेड़ तो आम कहां से पाए। अब हिंदी में तो ये कहावत हो जाती है, ठीक है, ये मुहावरे, ये फ्रेजेस हो जाते हैं, बट हम उसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि बोया बबूल का पेड़ तो आम कहां से पाए। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स बीच में आए। सो जेनेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जो नीट में बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे वहां पर 180 हो जाते हैं। 180 मतलब 180 डिग्री मैथ्स में पढ़े हो ना, 180 यानी फ्लैट, पूरे के पूरे वहां पे फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा, नीट की अगर बात करूं तो मैं तुमको एक अपडेट देना चाहता हूं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मेरी एक स्टूडेंट है आफरीन शेख, जिसको बायोलॉजी में 320 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 360 इन नीट 2020 रिजल्ट्स। उसका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में। वो बच्ची, उसके फादर और उनके अंकल जब मेरे क्लिनिक में आए थे, दे वर एब्सोल्युटली अनश्योर कि ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एंड द वे मैंने आफरीन को शुरुआत में सिखाना शुरू किया था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इफ शी इज विलिंग शी कैन एब्सोल्युटली मेक इट। और आज उनके परिवार का सपना साकार होने जा रहा है। मैं तुमको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक दूसरा वैभव अवस्थी तैयार हो रहा है। हाँ, मैं तो वैभव अवस्थी का छोटा भाई हूं। तुम्हारे सर को भेज दिया मैंने, बोला थोड़ा गांव चले जाओ, जेनेटिक्स तुमको आएगा नहीं सिखाने, तुम्हारे बच्चों को जेनेटिक्स हम सिखाएंगे। ओके, सो बच्चों बात ये है कि नीट में अगर तुमको मार्क्स निकालना है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक।
सारे लेक्चर्स में, पता नहीं तुमको डॉक्टर वैभव अवस्थी ने बताया कि नहीं, सारे लेक्चर्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। इस वाले सेक्शन में सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक्स सिखाऊंगा एकदम, और ये वो चैप्टर है बायोलॉजी का जिसमें सम्स आते हैं। बाबा हे काय झाला, बायोलॉजी मध्ये सम्स आला। हाँ, अब बायोलॉजी में सम्स, मैथ्स, सॉल्विंग, दिमाग आउट, पेशेंट 180 उधर ही, ओके। बट यहां पर हम इसको अच्छे टेक्निक से करेंगे और ये सारे सम्स को निभा ले जाएंगे। याद रखना, हम तुम जब साथ है तो डरने की क्या बात है। लेट्स क्विकली बिगिन। अब बच्चों, शुरुआत में हमको जानना होता है कि जेनेटिक्स क्या है, ओके। सो जेनेटिक्स का डेफिनेशन है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, genetics is a branch of biology, biology. It is a branch of biology which deals with heredity and variation. सर आपकी राइटिंग भी डॉक्टर वैभव अवस्थी की तरह सेम है। हाँ, मैंने ही सिखाया है उनको, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया है। चुप रहो, टीचिंग पे ध्यान दो। ओके, सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो क्षेत्र है जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बात करता है। अब हम लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या भारी वर्ड लिख दिया आपने हेरिडिटी, और ये क्या भारी वर्ड लिख दिया आपने वेरिएशन। सो बच्चों, यहां पर हेरिडिटी का डेफिनेशन नेक्स्ट आता है। हेरिडिटी क्या होता है? अब ये याद रखना, हेरिडिटी का ही दूसरा नाम है इनहेरिटेंस। सर आप भी अवस्थी सर की तरह लेफ्ट हैंड से लिखते हो? ना 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 ना, वो मेरी तरह लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मैंने हाथ पकड़ के सिखाया है उन्हें, ओके। अब ये याद रखना बेटा, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ये दोनों भी अपने आप में सेम होता है, ओके। सो कहीं पर भी टेक्स्ट बुक में या फिर इधर उधर पैराग्राफ में तुम पढ़ोगे ना हेरिडिटी लिखा है या फिर इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस, ऐसा जितना भी ग्रामर, उसको बोलने का जामर, ओके। सो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस बोथ आर सेम। अब इसका डेफिनेशन क्या है? हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर from one generation to another generation. जब हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर है, उनका जो भी शारीरिक और मानसिक गुण, क्वालिटी, कैरेक्टर्स है, वो गुण एक पीढ़ी से होते हुए, पीढ़ी की बीड़ी, बीड़ी पीना गलत बात, सामान्य मैसेज, सामाजिक ज्ञान, ओके। ये कैरेक्टर एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाता है और इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं हेरिडिटी। इजी एग्जांपल, जैसे देख, अगर समझो मेरे फादर के पास कर्ली है, मेरे पापा के बाल कर्ली कर्ली है, और मेरे भी बाल अगर कर्ली होते हैं तो इसको हम बोलेंगे हेरिडिटी, क्योंकि मेरे पिताजी का एक गुण उनके पीढ़ी, उनके जनरेशन से होते हुए जीन्स के माध्यम से, जीन्स यानी मॉल में जाने का, कपड़ा पहनने का, पहनने वाला जीन्स गलत, जीन्स क्या होता है हम बात करेंगे। सो पापा के जो गुण हैं वो जीन्स के माध्यम से मेरे पीढ़ी, मेरे जनरेशन में आता है, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कई बार लोग तुमको आश्चर्य में डालने के लिए हाई-फाई बायोलॉजी बोलेंगे, वो लोग ये नहीं बोलेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कई बार कोई कोई लोग और हाई-फाई बात करने के लिए तुझे बोलेंगे कि इट इज transmission of characters from parents to offsprings।
अब यहां सीखने वाली बात यह है बच्चों कि प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, सर ये दो क्या भारी वर्ड है। अरे ये दोनों का मीनिंग बहुत सिंपल है, अपने देसी भाषा में बोले तो बच्चू। सो फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जैसे मम्मी पापा, अब उनका जो बच्चू हो गया, सर बच्चू नहीं बच्चा होता है, चुप रहने का। बच्चू इज अ क्यूट वर्ड, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, मुझे पसंद है, बच्चू ही बोलेंगे हम लोग। ओके, सो पेरेंट्स का जो बच्चू है ना, उसी बच्चू को हम प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। सो ये होता है बायोलॉजी के हाईफाई वर्ड बेटा, तो इसमें जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होने का, इनफैक्ट ये हाईफाई लैंग्वेज को बोलने का, घर जाके ना तुम अपने भाई पे जब नाराज हो ना तो उसको बोल सकते हो, अगर तू मेरे मॉम डैड का प्रोजेनी नहीं होता तो मैं तुझे बहुत मारता। अब भाई तो बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, वो ऐसा सेंटेंस सुन के आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अगर तू मेरे माँ बाप का प्रोजेनी नहीं होता तो मैं तुझे बहुत मारता। तो भाई बोलता है, काम कर, तू मुझे मार ले, पर ये प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग ऐसा हाईफाई बायोलॉजी में गाली मत दे। फिर उसको बोलेगा ये गाली नहीं है, दिस इज योयो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ओके, सो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये पहला डेफिनेशन। दूसरा, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज डिफाइंड एज विजिबल डिफरेंस विजिबल डिफरेंस यानी फर्क, वो फर्क जो नजर आता है, विजिबल डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। अब पेरेंट्स और उनके बच्चों में जो फर्क होता है ना, उसको वेरिएशन बोलते हैं। यानी एकदम इजी लैंग्वेज में, हम में और हमारे पेरेंट्स में जो जो समानता है, जो जो गुण सेम है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। और हम में और हमारे पेरेंट्स में जो फर्क आता है गुणों के तौर पे, उसको हम बोलेंगे वेरिएशन। जैसे अगर मेरे पिताजी के कर्ली बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, और मेरे भी घुंघराले बाल हैं, तो इसको मैं बोलूंगा हेरिडिटी और इसको मैं बोलूंगा इनहेरिटेंस। पर अगर समझो मेरी नाक लंबी है और लंबी नाक ना ही मेरे पिताजी के पास है ना ही मेरी माताजी के पास है, ये एक नया गुण मेरे में आया है। सो ये एक डिफरेंस है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में आ गया है, ऐसे फर्क को हम बोलेंगे वेरिएशन। सिंपल लैंग्वेज में प्रीवियस जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में जो जो सिमिलैरिटी है उसको बोलने का हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, और जो जो डिफरेंसेस है उसको बोलने का वेरिएशन। वेरिएशन में एक लाइन और आगे और जुड़ती है, इट इज विजिबल डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट, और इन बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? भाई बहन हुए ना। अब भाई बहन को हाईफाई इंग्लिश में बोलते हैं सिबलिंग्स। सो वेरिएशन क्या होता है? माता पिता और मुझ में जो फर्क है वो, और वेरिएशन और क्या होता है कि मुझ में और मेरे भाई में जो फर्क है वो, मुझ में और मेरी बहन में जो फर्क है वो। इजी लैंग्वेज, फर्क। फर्क इज कॉल्ड एज वेरिएशन, और इन दोनों की पढ़ाई को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अब बात यह है बच्चों, एक एमसीक्यू आता है नीट एग्जाम में कि इंसानों को जेनेटिक्स में जो आने वाली पीढ़ी में फर्क आता है, वेरिएशन, उसकी वजह पता चल गई, और उसकी वजह थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इंसान को कभी से मालूम है? समय देखते हैं। ह्यूमंस न्यू as early as 8000 to 1000 BC। 8000 to 1000 BC, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी बहुत 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 पुराना समय, हिस्ट्री में जाने का नहीं, सिर्फ पॉइंट याद रखने का। Humans knew as early as 8000 to 1000 BC that the cause of variation
is hidden in sexual reproduction. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस बारे में पढ़ा है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग जेंडर साथ में मिलकर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल साथ में जब शारीरिक संबंध बनाते हैं उस हिसाब से बच्चे का जन्म होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड। जैसे एक बैक्टीरिया हो गया, वो बैक्टीरिया थोड़ी शादी.com पे जाके दूसरी बैक्टीरिया देखेगा, फिर लड़का लड़की कुंडली मिलाएंगे, फिर उनका शादी है। नहीं नहीं नहीं, बैक्टीरिया कैसा है? आत्मनिर्भर। वो अकेला बैक्टीरिया अपने आप में टूट जाता है और दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, दो अलग अलग जेंडर जब अपने अपने जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं और जीन्स आपस में मिक्सअप होते हैं बेटा। सो कुछ कुछ क्वालिटी मदर की तरह होती है, कुछ कुछ क्वालिटी फादर की तरह होती है, और कुछ कुछ क्वालिटी ऐसी नई आ जाती है जिसके वजह से वेरिएशन आता है, फर्क आता है, और वो क्वालिटी ना ही मदर में होती है ना ही फादर में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाफ कैरेक्टर्स फ्रॉम मदर, हाफ कैरेक्टर्स फ्रॉम फादर, आधा आधा प्यार का वादा। अब हाफ कैरेक्टर मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा हाफ मदर की तरह हाफ फादर की तरह, नो नो नो, दिस इज कॉल्ड एज मर्डर ऑफ बायोलॉजी। हाफ कैरेक्टर्स यानी थोड़े बहुत गुण, मदर से थोड़े बहुत गुण, फादर से थोड़े बहुत कैरेक्टर्स आपस में रिकॉम्बिनेशन करेंगे और नए कैरेक्टर्स को जन्म देंगे जो ना ही मदर में ना ही फादर में, जिसकी वजह से बच्चा अलौकिक होता है, यूनिक होता है, और उस यूनिकनेस को, उस फर्क को हम बोलते हैं वेरिएशन। कमाल कॉन्सेप्ट है, और इस बारे में हमको पता है कब से? 8000 to 1000 BC से। तभी तो तू पैदा भी नहीं हुआ था। सर आप भी पैदा नहीं हुए, मैं पैदा हुआ था। मैं पार्ट टाइम तांत्रिक है, ओके, ऋषि मुनि है, रिमेंबर दैट। सो इतने समय से हमको इस बारे में मालूम है। अब बात यह है कि इंसानों को जब पता चला ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नए नए गुण आते हैं, नए नए कैरेक्टर आते हैं, तो इंसान क्या करने लगा? एक्सपेरिमेंट करने लगा, वो हाइब्रिड प्रजाति बनाने लगा। अब जैसे एक गाय है सफेद रंग की, ओके, फीमेल, और एक मेल है जिसमें ताकत बहुत है। फीमेल बहुत दूध देती है, मेल के पास ताकत बहुत है, तो इन दोनों का अगर मैंने शादी कराया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, तो मेरे को एक ऐसा बच्चा मिलेगा जिसमें ताकत भी होगी और जो दूध भी देगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसीलिए वाइल्ड काउ, जंगली गाय, उनमें से अलग अलग क्वालिटी वाली काऊ का हमने किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी जो काऊ का क्वालिटी मुझे चाहिए वो काऊ को मैंने सिलेक्ट किया। इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और तो और फिर उसको हमने डोमेस्टिकेट किया। सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन यानी पालन पोषण किया, उसको खिलाया पिलाया। जैसे हम नहीं जंगली बच्चे को सुधार के सभ्य बच्चा बना देते हैं, वैसे जंगली गाय में अलग अलग किस्म की गाय होती है जिनके पास अलग अलग तरह के गुण, अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। अब जो कैरेक्टर मुझे नेक्स्ट जनरेशन में चाहिए वो वाली गाय को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ओके, डोमेस्टिकेशन करूंगा, और फिर उसका जब रिप्रोडक्शन में दूसरी प्रजाति की गाय के साथ करूंगा तो मेरे को एक ऐसी गाय मिलेगी जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स मिक्सअप होके, और वो वाला नेक्स्ट जनरेशन वाला काऊ प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले वेरिएशन रखता है, और वो वाला काऊ प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले काफी ज्यादा सुपीरियर होता है, उसमें अच्छे क्वालिटी, सर्वोच्च क्वालिटी रखते हैं। इसका एक एग्जांपल है, सहीवाल काउज इन पंजाब। ये एमसीक्यू में आएगा बेटा कि सहीवाल नाम की गाय की जो प्रजाति है वो फेमस प्रजाति कहां की है? तो पंजाब की है। या तो उल्टा भी पूछ सकते हैं, पंजाब की गाय की फेमस प्रजाति कौन सी है? सहीवाल। याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये जो पूरे के पूरे जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ये जेनेटिक्स की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? मुझे नहीं जाता है, ये श्रेय जाता है एक महान हस्ती को जिसका नाम है ग्रिगोर जोहान मेंडल। मुझे ये इंसान बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद है यानी इंस्पिरेशन है। ग्रिगोर जोहान मेंडल।
अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा कहानी मेंडल की, और इनकी कहानी सुनने के बाद, जेनेटिक्स पढ़ने के बाद तुम भी बोलने लगोगे मेंडल 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 हो। मेंडल की दास्तां है, उनकी कहानी है। मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल एक कमाल का साइंटिस्ट था जो कि पैदा हुआ था एक किसान के घर पैदा हुआ था, यानी उसके पिताजी जो थे ना वो किसान थे, ओके, पीजेंट यानी फार्मर, ओके। और जब मैं तुमसे कह रहा हूं ना किसान थे, तो एक बात समझ जाना बेटा, बहुत ही गरीब परिस्थिति में पला बड़ा था मेंडल। तुम उनका नाम मेंडल नहीं लेने का, तुमको उसको बोलने का सर मेंडल, सर, रिस्पेक्ट देने का। सर आप क्यों नाम ले रहे हो? अरे मैं तो इतना बूढ़ा हूं ना, तो मैं बोल सकता हूं, मेरे उम्र का वो, ओके। सो ही वाज बोर्न इन अ पीजेंट और अ फार्मर्स फैमिली बेटा। कहां पैदा हुए थे? जगह का नाम था मोराविया। तारीख क्या थी? जुलाई 22 1822, जुलाई 22 1822। अब इसमें से जून जुलाई 22 ये तारीख नहीं पूछते, पर साल पूछते। 1822 इतना याद रखना। अब बात ये है कि ये जो मेंडल जो थे, पैदा हुए थे किसान के घर, गरीब परिस्थिति में। और ग्रिगोर जोहान मेंडल कैसा है ना, साइंटिस्ट बनना चाहते थे। साइंटिस्ट बनना चाहते थे यानी उत्सुकता बहुत थी मन में एक्सपेरिमेंट करने की, पर उससे उनको इतने पैसे नहीं आते थे। इसीलिए अपने घर को सपोर्ट करने के लिए वो प्रीस्ट का काम करते थे। प्रीस्ट यानी धार्मिक इंसान, जैसे पंडित नहीं होता है, मौलवी होता है, राइट, वैसे ही ओके। चर्च ये सब में जो रिलीजियस बातें करता है ना, जो रिलीजियस देखरेख करता है, उसको हम प्रीस्ट बोलते हैं। सो ये प्रीस्ट का काम किया करते थे। बट उसी चर्च के पीछे ना छोटे से गार्डन में ये साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट भी करते थे। अब बात ध्यान से सुनो, इन्होंने 7 साल, so he conducted hybridization experiments, कितने साल के लिए बेटा? 7 साल तक। 1856 से शुरू किया 1863 तक। एमसीक्यू में पूछा था ये नीट में, 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल तक उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। सर किस पे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट जो है ना, उसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। ओके, इसको गार्डन पी भी बोलते हैं, कि हमारे देसी भाषा में इसको मटर या तो इसको वटाना भी बोलते हैं। वटाना इज अ वेरी स्लैंग मुंबई लैंग्वेज। ओ भाई, मवाली लोग नहीं बोलते ए येड़े चल वटाना, ओके। तो हम लोग को ऐसा वटाना नहीं बोलने का, हम इसको मटर बोलेंगे। हम सभ्य लोग हैं, बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, तमीज एंड कमीज, एकदम क्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये याद रखना है कि इन्होंने 7 साल इस मटर प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, उसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइवम। अब बच्चों बात ऐसी है कि मेंडल है ना सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथ्स के लॉजिक का इस्तेमाल किया अपने बायोलॉजी के फील्ड में। गजब इंसान, बायोलॉजी में कहां कैलकुलेशन तेरे को सिखाते हैं, ओके, कहां इतना ज्यादा मैथ्स सम्स ये सब जरूरी होता है। बट मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स की सारी फाइंडिंग्स को वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के हिसाब से, गिनती के हिसाब से उसका है ना कंक्लूजन निकाला करते थे। बहुत जरूरी बात है बेटा। अच्छा, अब बात ये हुआ कि वो है ना चर्च में भी काम करते थे, साइड बाय साइड पीछे गार्डन में है ना एक्सपेरिमेंट भी करते थे। और फिर एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने, मेंडल ने टोटल अपने 3 लॉज निकाले थे।
सो मेंडल के टोटल 3 कानून थे, 3 लॉ रिलीज किए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड। ये 3 लॉ के बारे में एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में सिखाऊंगा। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हुआ ये कि मेंडल्स ने जो कुछ भी ढूंढा, उस जमाने में मेंडल ना जीन के बारे में बात करते थे, और सबसे जरूरी बात यह है कि मेंडल ने कभी भी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, मेंडल ने 3 लॉ ढूंढे और उन्होंने कभी भी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जीन शब्द के बदले मेंडल क्या बोला करते थे? फैक्टर। यानी आसान भाषा में, अगर मेरे पिताजी के पास घुंघराले बाल है, इफ माई फादर हैज कर्ली हेयर एंड इवन इफ आई हैव कर्ली हेयर, सो जेनेटिक्स के मुताबिक हम क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी का बाल को संबंधित जो जीन है वो जीन मुझे प्राप्त हुआ है। यानी उनके डीएनए के अंदर का बाल के गुण को एक्सप्रेस करने वाला जो टुकड़ा है उसको हम जीन बोलते हैं। हमारे डीएनए के टुकड़े को हम जीन बोलते हैं। सो मेरे पिताजी के जीन्स मुझे मिले हैं, इसलिए मेरे गुण भी वैसे ही है जैसे कि मेरे पिताजी के। सो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, द जीन फॉर कर्ली हेयर हैज गॉन फ्रॉम माय फादर टू मी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पर मेंडल ने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेंडल ने बोला कि ऐसा कुछ तो है, हिंदी में नहीं बोला, भारत देश का नहीं था ये। मेंडल ने कहा देयर इज सम फैक्टर फॉर कर्ली हेयर एंड दैट फैक्टर कम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड डिसाइड्स द कर्ली हेयर फॉर द चाइल्ड। फैक्टर यानी कुछ तो है, और वो कुछ तो बाद में उसका नाम रखा गया जीन। पर मेंडल ने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जीन शब्द का इस्तेमाल किया था जोहानसन ने। जोहानसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। मेंडल हमेशा उसको फैक्टर बोला करता था। अब मेंडल ने जब पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और मेंडल ने यह सोचा कि अगर एक प्लांट ऊंचा है तो ऊंचा क्यों है, एक प्लांट अगर छोटा है तो छोटा क्यों है। जिस तरह से हम बात करते हैं खरगोश का बच्चा खरगोश ही क्यों है, यानी उनमें उस तरह के गुण क्यों आते हैं। फिर मेंडल को पता चला जरूर इस पूरे प्राणी के अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके सिस्टम के अंदर, इसके ऑर्गन के अंदर, इसके टिश्यूज के अंदर, इसके सेल के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके डीएनए के अंदर, इसके डीएनए का एक टुकड़ा है, वो कुछ तो है। देयर इज सम फैक्टर, दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज जीन। और वो जीन एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाता है और गुणों को, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। इसके वजह से जैसे पिता और माता के गुण होते हैं उसी प्रकार के गुण नेक्स्ट जनरेशन में आता है बेटा। अब मेंडल समय 19वीं सदी में ये बात कर रहा था, और तब तो माइक्रोस्कोप भी जस्ट डिस्कवर हो रहा था। लोगों को सेल की ही जानकारी थी, सेल तक थोड़ा बहुत पता था लोगों को। अब मेंडल किसकी बात कर रहा है? जीन की बात कर रहा है। यानी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर घुस के सिस्टम, सिस्टम के अंदर ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल। लोगों को सिर्फ सेल तक पता था। मेंडल ने बोला था नहीं, सेल के अंदर भी कुछ है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ है, उसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए के अंदर भी कुछ तो है, फैक्टर। देयर इज सम फैक्टर, जीन बोलते हैं उसको। और ये फैक्टर तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारे गुण कैसे होंगे, हम में हमारे पेरेंट्स में क्या क्या समानता होगी और क्या क्या फर्क होगा, क्या क्या हेरिडिटी होगा, क्या क्या वेरिएशन होगा। यानी उस जमाने में मेंडल इतना घुस के जीन्स की बात कर रहा था, लोगों को तो सेल की ही जानकारी थी। तो आम लोग ने क्या बोला मेंडल को, जिस तरह से हर बार हर साइंटिस्ट, हर वैज्ञानिक के साथ होता है, अरे ये तो पागल है। बहुत से लोग तुम्हारे अवस्थी सर को भी पागल बोलते हैं, तो अवस्थी सर बोलते हैं हाँ है, बायोलॉजी को लेकर पागल है, पागल नहीं सनकी है। ओके, और तुम सब मंकी है। वाह, क्या कविता हो गई 2 लाइन की। ओके, सो उसी तरह से लोगों ने मेंडल को बोला कि ये तो पागल है, ये क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आया लोगों को। सो मेंडल वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय के हिसाब से काफी आगे चल रहे थे। उस समय के लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए ये कहते अपने 3 लॉज को एक्सप्लेन करते करते कि देखो गुण जो है ना, कैरेक्टर्स इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इस तरह से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, इसीलिए हम में समानता है, इसलिए हम सब में फर्क पैदा होता है, जेनेटिक्स इस तरह से चलता है। वो सब मेंडल बात कर रहे थे, पर किसी ने उनकी बात समझा नहीं और मेंडल की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई ना, तो लोगों ने क्या बोला, अरे रे एक प्रीस्ट मर गया, एक धार्मिक इंसान मर गया, बट किसी ने उनको पहचान नहीं दी कि एक साइंटिस्ट मर गया। मेंडल डाइड एज अ प्रीस्ट बट नॉट एज अ साइंटिस्ट। फिर उसके बाद कई साल बाद 3 साइंटिस्ट, 3 अलग अलग साइंटिस्ट, ओके, मैं उसका नाम लिखता हूं। एक का नाम है ह्यूगो डी व्रीज,
यहाँ लास्ट लाइन में लिखा बेटा, बहुत जरूरी है। ह्यूगो डी व्रीज। दूसरे साइंटिस्ट का नाम कार्ल कॉरेंस। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है एरिक वॉन सेचरमैक। अगर तुझे एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो बता दूं, ह्यूगो डी व्रीज ना हॉलैंड का था। हॉलैंड किधर है? बहुत दूर है, ज्यादा ज्योग्राफी मत पूछो। कार्ल कॉरेंस जर्मनी का था, ओके, और एरिक वॉन सेचरमैक ऑस्ट्रिया का था। ये तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपनी जगहों पे, अलग अलग देश में, इन्होंने इंडिपेंडेंटली, अलग अलग यानी साथ में काम नहीं किया, इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल की ही बातों को रीडिस्कवर किया। यानी इन्होंने भी ये सब देखा कि नहीं ऐसा ही होता है, जीन्स की वजह से ही सब कुछ होता है। फिर इनको पता चला कि हम जो आज बात कर रहे हैं वो एक इंसान ऑलरेडी काफी पुराने टाइम में बोल बोल के पब्लिश कर करके अपना मटेरियल मर गया और लोगों ने उसको पहचान नहीं दी। सादगी थी इन तीन साइंटिस्ट की, इन्होंने ना श्रेय क्रेडिट खुद नहीं लिया, ये तीनों ने विश्व को बताया कि भाई हमने ये डिस्कवर नहीं किया है, हमसे पहले एक जन ये बोल चुका था, पर उस समय लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अब हम प्रगति कर चुके हैं, लोगों का इंटेलिजेंस बढ़ चुका है, और इस बात को जानो कि जेनेटिक्स नाम की भी चीज होती है और उसके अंदर इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स डिसाइड किए जाते हैं। तब जाके मेंडल गॉट द टाइटल ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स का बाप, और हम सब उसके प्रोजेनी। ओके, सो मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हमेशा याद रखना। और उसको ये टाइटल किसने दिलवाया था? ये तीन जन ने दिलवाया था। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। लेक्चर समझ में आ रहा है ना बेटा? बाद में अपने अवस्थी सर को कंप्लेन मत करना कि आपका छोटा भाई आके अच्छे से नहीं सिखाया। और उनको ये भी मत बोलना कि उनको मैंने ही हाथ पकड़ के सिखाया, समझ रहे? चलो चलो, काम बहुत है, बातें कम, काम ज्यादा। अब इसके बाद ना, अब तुमसे ना एग्जाम में ये तो एक पूछेंगे कि मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखो, या फिर लाइफ हिस्ट्री से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही बेटा, तो उस हिसाब से तुमको ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि क्यों मेंडल सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली बात ऐसी है, मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो सारे साइंटिस्ट कामयाब नहीं हो पाए। सो ऐसा क्यों था? सिर्फ और सिर्फ मेंडल ही सक्सेसफुल रहा और बाकी के लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। सो लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस फॉर Mendel's success. What are the reasons for Mendel's success? कि मेंडल कामयाब क्यों रहा, बाकी के लोग कामयाब क्यों नहीं रहे? एकदम सिंपल शॉर्टकट, PLRR, इतना याद रखना। क्या बोला मैंने? PLRR। ले लिख देता है पहले। एग्जाम में तू बड़ा बड़ा इंग्लिश नहीं लिख पाएगा, अक्षर तो लिख पाएगा ना। PLRR। अब PLRR में P यानी प्लान्ड वर्क। बाकी के साइंटिस्ट कैसा टेढ़ा मेढ़ा काम किया करते थे, पर मेंडल है ना अपने काम को प्लान किया करता था कि मुझे कितने पौधे लेने हैं। वो है ना बेसिकली क्या है ना, पी प्लांट, मटर के जो पौधे होते थे ना, प्लांट होते थे, उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। तो मुझे कितने पौधे लेने हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, उसके सारा का सारा कामकाज ना प्लान किया हुआ था। नेक्स्ट, मेंडल हैड लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स यानी ऐसा नहीं कि एक पौधे में एक्सपेरिमेंट करके बैठ गया, हाँ इस हिसाब से ही होता है। इस तरह का उसने हजारों प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट किया, फिर जाके बोला नहीं ऐसा ही होता है। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स पे उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बेटा। नेक्स्ट, आर, बहुत ही कमाल की क्वालिटी थी उनकी रिकॉर्ड कीपिंग। हर छोटी छोटी बात पे जो गौर करते थे, जो ऑब्जर्वेशन होता था ना, उसको रिकॉर्ड करते थे। कि अगर मैं एक टॉल प्लांट को एक छोटे प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस करवाता हूं तो इसका बच्चा टॉल होगा, इसका बच्चा छोटा होगा, कि इसका बच्चा मीडियम हाइट वाला होगा। और जब उसने दोनों का रिप्रोडक्शन कराया तो आने वाला जनरेशन में जो प्लांट था वो टॉल निकला, तो वो लिख लेता था कि हाँ
टॉल प्लांट को अगर एक छोटे प्लांट से क्रॉस किया, रिप्रोड्यूस करवाया, तो आने वाला बच्चा भी टॉल है। इस तरह का हर रिकॉर्ड लिखता था छोटा छोटा। फिर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। एक समझो एक पी प्लांट है, मटर का ही प्लांट है, जिसपे पर्पल कलर के फ्लावर है। एक दूसरा मटर का प्लांट है जिसपे व्हाइट कलर का फ्लावर है। सर आप डांस कर रहे हो क्या? डांस नहीं कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, ध्यान दे। ओके, पर्पल और व्हाइट। ओके, इन दोनों को अगर मैंने क्रॉस किया तो मुझे पर्पल कलर का फ्लावर वाला प्लांट मिलेगा कि व्हाइट कलर का फ्लावर मिलेगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा? तो समझ रहे मेरी बात? तो अब इसमें उसने क्या नोटिस किया कि पर्पल कलर का ही फ्लावर आ रहा था, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग। तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग बहुत स्ट्रांग था बेटा। वरना साइंटिस्ट क्या करते हैं, सालों साल एक्सपेरिमेंट, 7 साल एक्सपेरिमेंट किया। अब 7 साल पहले क्या देखा, 5 साल पहले क्या देखा, सब लिखा हुआ था उसके पास। ओके, लास्ट आर से आता है कि इसने हमेशा अपने कंक्लूजन को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। ओके, जो भी इसने गौर किया ना, उसको हमेशा मैथ्स के रेशियो के टर्म्स में गौर किया। यानी एक टॉल प्लांट और एक छोटे प्लांट को अगर मैं क्रॉस करूं और उसको और वापस से रिप्रोड्यूस करवाऊं, तो अगर मुझे 400 बच्चे मिल रहे हैं, 400 सीड्स मिल रहे हैं। पेड़ में तो ऐसे नहीं होता ना, एक ही बच्चा मिलता है। जैसे इंसानों में एक बार में एक बच्चा पैदा होता है, पेड़ में अगर आप रिप्रोड्यूस करोगे आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। तो 400 सीड्स मिले। 400 सीड्स को उगाने के बाद उसने देखा 300 प्लांट टॉल है और 100 प्लांट छोटा है। सो 300 और 100, 300 डिवाइड बाय 100, दैट इज 3:1। सो उसने रेशियो दिया 3:1। यानी कभी भी आप इस तरह का रिप्रोडक्शन कराओगे, सो 4 में से 3 बच्चे की संभावना है कि वो ऊंचे निकलेंगे, टॉल निकलेंगे। एक बच्चे की संभावना है कि वो छोटा निकलेगा। सो मेंडल की खास बात कि उसने हमेशा अपने सारे के सारे कंक्लूजन को रेशियोज के दम पे एक्सप्रेस किया। तू एग्जाम में आना अगर ये सब पूछे ना तो डिटेल में लिखा कर, पर मैं तुझे सिर्फ शॉर्ट में टू द पॉइंट बता रहा हूं। इतना बेसिक जरूरी है बेटा। आगे सबसे कमाल की बात थी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट का दूसरा नाम पाइसम सटाइवम। इस पी प्लांट का सिलेक्शन ना उसके लिए बहुत अच्छा था। मतलब मेंडल ने देखो ना और किसी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, चूहों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना ही उसने गिनी पिग्स पे एक्सपेरिमेंट किया, ना ही बटरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया, ना ही मक्खियों पे, ना ही आम के पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे। कौन चढ़ेगा इतना ऊपर? ओके, सो उसने पौधे पे, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट का फायदा क्या मिला उसको? इस पौधे की लाइफ स्पैन होती है 3 से 4 महीने की। यानी 3 से 4 महीने में है ना, ये फटाफट नेक्स्ट जनरेशन दे सकता है मुझे। अभी वही सोचो, वही जगह पे अगर समझो इंसान के साथ एक्सपेरिमेंट किया होता, तो एक मेल और फीमेल जब रिप्रोड्यूस करते तो 9 महीने बाद बच्चा होता। फिर बच्चे को गौर करते हैं, हाँ कौन से कैरेक्टर, इसका नाक पापा की तरह है, कान मम्मा की तरह है। फिर वो बच्चा बड़ा होता, फिर उसका आगे का जनरेशन पर काफी समय निकल जाता ना। सो ये कौन से प्राणी है? दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन ज्यादा है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन गौर करने के लिए समय लगता है। और यहाँ क्या है ना कि 3 से 4 महीने का लाइफ स्पैन है। तो अगर 1 साल की भी बात करें, 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। और इस पेड़ का एक पीढ़ी समाप्त हो जाता है 3 या 4 महीने में। तो 1 साल में कम से कम 3 से 4 पीढ़ी मिल जाएगा। एक पेड़, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा। तो उस हिसाब से कैरेक्टर्स के हिसाब से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो बड़े आसानी से नोटिस किया जा सकता था बेटा। ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स। दूसरी एक खास बात ये थी कि पी प्लांट ना छोटा पौधा था, बड़ा पेड़ नहीं था, तो उसके लिए ज्यादा जगह भी नहीं लगता था। तो मेंडल ने अपने एक छोटे से एरिया में, उसके चर्च के बाहर जो छोटा सा एरिया था ना, वहां आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकता था। नेक्स्ट, पी प्लांट के पास सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। कॉन्ट्रास्टिंग यानी ऑपोजिट। अब यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी अगर एक प्लांट ना ऊंचा है, टॉल, तो दूसरा प्लांट एकदम छोटा है, यानी मीडियम हाइट वाला कोई प्लांट नहीं है। अगर एक पर्पल फ्लावर है तो दूसरा व्हाइट है, यानी देखो ना ऑपोजिट कलर है। ऐसा नहीं कि पर्पल, लाइट पर्पल, लाइट लाइट पर्पल, लाइट लाइट लाइटर पर्पल, ऐसा नहीं था। डार्क रेड, मरून रेड, ब्राइट रेड, ऐसा नहीं था। ओके, सो अगर रेड फ्लावर है तो रेड फ्लावर है, व्हाइट है तो व्हाइट है, ऊंचा है तो ऊंचा है, टॉल,
छोटा है तो छोटा है, मीडियम हाइट, उससे ये ऐसा कुछ नहीं था। सो पी प्लांट की एक खास बात थी कि पी प्लांट में जितनी भी प्रजाति थी स्पाइसम सटाइवम नाम के पेड़ में, उसमें जितने भी गुण थे वो गुण आपस में ऑपोजिट वाले थे। उसमें कोई मध्य वर्ग का, मीडियम सेक्शन का कोई क्वालिटी नहीं था। तो या तो ये या तो ये, इस तरह के ही गुण उनमें पाए जाते थे। अब इसमें से मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स की पढ़ाई किया और 7 कैरेक्टर्स में उसने देखा that these 7 characters are controlled by 7 factors। याद रखना, मेंडल ने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जीन शब्द का इस्तेमाल किया था जोहानसन ने। मेंडल हमेशा उसको फैक्टर्स बोलता था। 7 कैरेक्टर के लिए 7 जीन्स है, मतलब मेंडल फैक्टर बोलता था पर उसका असली मीनिंग है जीन्स। यानी एक कैरेक्टर को लेके हमेशा एक ही जीन था, यानी एक ही ऐसा जीन था, डीएनए का टुकड़ा था जो तय करता था कि ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है। वो जीन और किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता था। जैसे एक ही जीन है जो डिसाइड करता है स्टेम हाइट, टॉल होगा कि शॉर्ट होगा। फिर वो जीन ये नहीं तय कर सकता कि फ्लावर का कलर पर्पल होगा कि व्हाइट होगा। फ्लावर के कलर के लिए दूसरा जीन था। सो हर कैरेक्टर, हर गुण को एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन था, ये याद रखना। पी प्लांट इतना कमाल का प्लांट था कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। और आखिरी बात यह है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियली कराना चाहे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी मुमकिन है। तो इसके वजह से मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा सकता था। यानी सेल्फ पॉलिनेशन यानी वो स्वयं आपस में भी रिप्रोड्यूस करके, एक ही पौधा आपस में रिप्रोड्यूस करके सीड्स दे सकता था। और अगर हम चाहे तो एक पौधे के पोलन ग्रेन को लेके दूसरे पौधे के ऊपर डाल दें, ओके, फिर भी हमको सीड्स मिलता था। तो या तो क्रॉस पॉलिनेशन या तो सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों ही मुमकिन था। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि मेंडल के कामयाबी के कारण क्या क्या थे, तो ये 10 कारण थे। बट इसी में एक और आंसर भी अपना हो जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, या फिर पी प्लांट के क्या फायदे थे जिसकी वजह से मेंडल कामयाब हो पाया, व्हाट वाज द रीजन दैट मेंडल चोज ओनली पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो लास्ट के ये वाले रीजंस लिख देने का। इतना समझा? चलो आखिरी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में टेबल के फॉर्म में दिया है। अब मैं यहाँ टेबल लाइन मारते नहीं बैठूंगा। ज्योमेट्री क्लास नहीं है, दे अपना यो बायो क्लास है। तो मैं यहाँ तुझे टू द पॉइंट सिखाता हूँ। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये अपने को है ना बाय हार्ट करना है। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, यानी पी प्लांट में ना जो 7 कैरेक्टर थे जो आपस में ऑपोजिट थे, तो ऑपोजिट थे तो जोड़ी बनता है ना, टॉल और शॉर्ट, तो पेयर। और कितने कैरेक्टर थे? 7, और आपस में ऑपोजिट थे इसलिए कॉन्ट्रास्टिंग। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस तरफ हम कैरेक्टर ले लेंगे बेटा। फिर वो कैरेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, और अगर वो कमजोर है तो उसको हम लोग रिसेसिव बोलेंगे। तो डोमिनेंट यानी स्ट्रॉन्ग, ऐसे मान के चलो, और रिसेसिव यानी कमजोर, वीक। अब ये टेबल को पढ़ने का तरीका, इसमें हमको 7 कैरेक्टर पढ़ना है। कितना? 7। देना क्या है एक दूसरे का? 7। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 7 कैरेक्टर। अब इसमें ना पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सीड से संबंधित है। दो की जोड़ी में याद रखेंगे। फिर उसके बाद के 2 कैरेक्टर पॉड से संबंधित। सर पॉड क्या होता है? अरे तू मटर देखा है ना, ये अंदर मटर से, मटर का जो छिलका होता है ना, कवरिंग, छिलका आगे ना स्लैंग मुंबईया लैंग्वेज, सम भाई टपोरी, भाई पटेल लोग बोले एड़े केले के छिलके, राइट? तो बोले नो नो नो, बैड लैंग्वेज, कवरिंग। और पाइसम सेटाइवम की बात करें तो उसके छिलके को हम बोलेंगे पॉड। सो पॉड इज अ गुड लैंग्वेज। सो इस सच्चाई से बोला ना, ए पॉड, वेरी इंपॉर्टेंट हाई फाई बायोलॉजिकल लैंग्वेज। सो पहले 2 कैरेक्टर सीड से संबंधित, बाद में के 2 कैरेक्टर जो है वो पॉड से संबंधित है बेटा। उसके बाद का जो कैरेक्टर है वो फ्लावर से रिलेटेड है। याद हो गए 6?
सीड सीड, पॉड पॉड, फ्लावर फ्लावर, फ्लावर फ्लावर, पॉड पॉड, सीड सीड। ओके, अब सीड में पहले हम कंसीडर करेंगे सीड शेप, फिर हम कंसीडर करेंगे सीड कलर। सेम नीचे लिख दे, पॉड शेप, पॉड कलर, सेम नीचे लिख दे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ कलर लिखो, फ्लावर कलर है और यहां एक अलग है फ्लावर पोजीशन। ओके, और आखिरी सातवां कैरेक्टर है वो अपने आप में अलग है, वो है स्टेम हाइट। अब शुरू करेंगे सातवें कैरेक्टर से। स्टेम हाइट के मामले में डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल, और रिसेसिव कमजोर वाले कैरेक्टर को हम बोलेंगे डॉर्फ। डूअर्फ, हाई-फाई इंग्लिश वर्ड, आधी रात को चिल्लाएगा लोग डर जाएगा, डूअर्फ। अब डॉर्फ का मतलब होता है शॉर्ट, छोटे हाइट के लोग होते हैं ना, बौने लोग, तो कैसे उसको स्लैंग भाषा में हम लोग बोलते हैं, ये चाराना अठाना, ए हाफ टिकट, ना ना ना, गलत बात बेटा, बुरा लगेगा उनको, उनको बोलेगा ए डॉर्फ, उसको भी लगेगा मान सम्मान दिया जा रहा है, हाई-फाई बायोलॉजी बोला जा रहा है। ओके राइट, सो टॉल यानी ऊंचा, डॉर्फ यानी छोटा बेटा। अब इसका मीनिंग देख कैसे निकाला है, यानी मेंडल ने जब एक बार में पी प्लांट में स्टेम हाइट को लेके एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक पौधा टॉल था, उसका रिप्रोडक्शन कराया दूसरे पौधे के साथ जो शॉर्ट है, हाइट में कम है। फिर मेंडल सोच रहा था अब देखते हैं आने वाली पीढ़ी ऊंची होगी कि इसकी तरह छोटी होगी, और मेंडल ने क्या गौर किया कि आने वाला बच्चा टॉल था, आने वाला पौधा टॉल था। तब मेंडल को समझा कि पी प्लांट के मामले में ऊंचापन का जो क्वालिटी है, ऊंचापन का जो गुण है, टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, वो स्ट्रांग है। यानी बच्चे में तो दोनों माता पिता के गुण होंगे, टॉलनेस वाला जीन भी है, डॉर्फनेस वाला जीन भी है, पर टॉलनेस वाला जीन डोमिनेंट है, स्ट्रांग है, तो वो एक्सप्रेस कर गया, और डॉर्फनेस वाले जीन को एक्सप्रेस करने नहीं दिया। इसलिए डॉर्फ को हम रिसेसिव बोलेंगे, ये कमजोर पड़ गया, ये आने वाले बच्चे में एक्सप्रेस नहीं हुआ, ये आने वाले बच्चे में एक्सप्रेस हुआ, इसलिए इसको हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे। तो इसको आप पढ़ा ऐसा जाएगा, इन स्टेम हाइट टॉल इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फ। वैसे अब शुरू से चालू करते हैं। इन सीड शेप राउंड is dominant over wrinkled। wrinkled यानी झुर्रियां पड़ जाना। अब राउंड यानी ऐसा गोल गोल मटर है, और रिंकल यानी ऐसा एकदम मुरझाया हुआ। ओके, अब राउंड और रिंकल का मतलब ये होता है, अगर मैं मेंडल ने एक पी प्लांट जिसके पास राउंड सीड है, उसका रिप्रोडक्शन कराया दूसरे पी प्लांट के पास जिसके पास रिंकल्ड सीड है, तो जाहिर सी बात है इसका राउंड सीड वाला जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा और इसका जीन भी जाएगा, यानी बच्चे के पास दोनों तरह के जीन्स हैं, पर बच्चे के पास राउंड सीड्स निकले, यानी राउंड सीड वाला जो जीन है वो हावी हो गया, वो डोमिनेंट कर गया रिंकल्ड सीड्स के ऊपर। फिर मेंडल ने रिकॉर्ड कीपिंग चालू किया, हाँ सीड शेप के मामले में राउंड वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है, रिंकल्ड वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। ये समझा बेटा? आगे सीड कलर के मामले में यहां मेंडल ने नोटिस किया दैट येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। यहीं पर ये याद रख लो, पॉड कलर में उल्टा है, ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो। यानी पॉड यानी छिलका। अब एक ऐसा मटर का प्लांट है जिसका छिलका हरे रंग का है, और दूसरा मटर का प्लांट है जिसका छिलका पीले रंग का है। अब जब इन दोनों का शादी कराया, सर शादी कराया, मेरे को बुलाया नहीं, खाने का था मेरे को, तू बस खाने की ही सोच, पढ़ाई पे ध्यान दे। इन दोनों का शादी कराया यानी रिप्रोडक्शन कराया। ओके, सो ये ग्रीन और ये येलो, तो आने वाले बच्चे में दोनों जीन्स आते हैं, पर उस बच्चे का पॉड, उसका छिलका भी ग्रीन कलर का निकलता है। सो इससे तय हो जाता है ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट ओवर येलो पॉड कलर, और सीड्स में ये उल्टा है, येलो सीड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। नेक्स्ट, पॉड शेप की अगर बात करें, सो फुल, जिसको हम इन्फ्लेटेड भी बोल सकते हैं, इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड। फिर अब फुल और इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, ये वाला तुमने देखा मटर में बहुत सारे मटर ऐसे मोटे होते हैं, फूले हुए होते हैं, उसको फुल बोलेंगे। फुल यानी फूला हुआ, भरा हुआ एकदम। इन्फ्लेटेड, बलून में हवा भरो, फूल गया। ओके, सो इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ। कंस्ट्रिक्टेड यानी चपट। अब तुमने देखा कोई कोई मटर एकदम ऐसा पिचकेला होता है, पिचकेला बैड लैंग्वेज पर समझ जा बेटा। कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रक्टेड नहीं लिखा है, कंस्ट्रिक्टेड। ओके, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल।
अब इस मटर के पेड़ में ना फ्लावर दो जगह उगते थे, ये देखो, अगर कोई फ्लावर यहाँ एंड पे उग रहा है तो उसको टर्मिनल बोलेंगे, और अगर कोई फ्लावर समझो यहाँ ब्रांच है और इधर उग रहा है तो उसको हम लोग एक्सियल बोलेंगे। सो एक्सियल का मतलब एंगल में, किसी ना किसी कॉर्नर में, और टर्मिनल का मतलब एक छोर पे, एक एंड पे। बेटा लास्ट फ्लावर कलर में वॉयलेट कलर, कोई कोई टेक्स्ट बुक में पर्पल देगा, ये क्या इन लोग भी कलर कलर खेलता है, पर्पल पर्पल कलर कलर विच कलर पर्पल कलर। ओके, सो वॉयलेट कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक पेड़ है जिसके पास वॉयलेट कलर के फ्लावर है, इसका रिप्रोडक्शन करा है दूसरे पी प्लांट के साथ जिसके पास व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो आने वाले बच्चे के पास कौन सा कलर रहेगा? पर्पल, बिकॉज वॉयलेट और पर्पल कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर। ये समझा? आखिरी रूल, मेंडल सिंबल्स का इस्तेमाल करता था, जब भी वो रिकॉर्ड करता था ना सिंबल्स का इस्तेमाल करता था। सारे डोमिनेंट कैरेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हमेशा कैपिटल लेटर से लिखता था। जैसे टॉल लिखना है ना तो कैपिटल टी, वॉयलेट लिखना है तो कैपिटल वी, पर्पल लिखना है तो कैपिटल पी, एक्सियल कैपिटल ए, ग्रीन कैपिटल जी, इन्फ्लेटेड कैपिटल आई, फुल कैपिटल एफ, येलो कैपिटल वाई, राउंड कैपिटल आर। सो डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग है ना तो बड़ा अक्षर, रिसेसिव को छोटा अक्षर। सर ये तो आसान है, तो रिंकल्ड होगा स्मॉल डब्ल्यू, गलत। छोटा अक्षर इसका नहीं, डोमिनेंट वाला अक्षर। तो अगर राउंड है कैपिटल आर तो रिंकल्ड हो जाएगा स्मॉल आर। अगर येलो है कैपिटल वाई तो ग्रीन को सिंबल देने के लिए वो स्मॉल वाई का इस्तेमाल करता है। अब कंस्ट्रिक्टेड में सी नहीं लेने का, उसके आगे क्या है? फुल। अगर फुल ले रहे हो तो स्मॉल एफ, और उसके सामने अगर इन्फ्लेटेड लिखा है तो स्मॉल आई लिखने का। सो वैसे येलो को स्मॉल जी से, यानी इसको देखो ही मत, इधर देखो। तो टर्मिनल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वो स्मॉल ए का इस्तेमाल करता था, व्हाइट को दर्शाने के लिए स्मॉल पी या तो स्मॉल वी, और डॉर्फ दिखाने के लिए डी का इस्तेमाल नहीं, टी छोटा वाला। सो डोमिनेंट को कैपिटल अक्षर से और रिसेसिव को छोटे अक्षर से। ये तुझे मेमोराइज कर लेना है। इसको पढ़ने का कैसे? इन सीड शेप राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, इन सीड कलर येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, इन पॉड शेप फुल इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट ओवर कंस्ट्रिक्टेड, in pod color green is dominant over yellow, in flower position axial is dominant over terminal, in flower color violet purple is dominant over white, in stem height tall is dominant over dwarf। समझा? चल स्क्रीनशॉट ले फटाफट। लिया बेटा? ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने जेनेटिक्स को सिर्फ ओपन किया है बेसिक से। ये छोटी छोटी बातें अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं। ओके, अक्सर लेक्चर में कैसा है टीचर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अक्सर कैसा होता है ना लैंग्वेज की बाधाएं आ जाती है। बट कैसा है, इसलिए तेरा अवस्थी सर भी भाग गया, बिजी हो गया ना काम में। अब मैं ही सिखाऊंगा तुझे आगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना, और हाँ इसका नोट्स बनाना। मैं अवस्थी सर जैसा एकदम ढीला नहीं हूं, और मैं तेरे पे ज्यादा प्यार नहीं बरसाने वाला हूँ, आग बरसाऊंगा अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो जो कुछ भी लिखा है ना इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और मुझे सेंड करो। सर आपका नंबर सेम है जो अवस्थी सर का नंबर, मेरा ही तो नंबर है वो। ओके, सो उसको सेंड करो और मन लगा के पढ़ते रहो और अपना मिशन रखो एमबीबीएस। मेरी एक स्टूडेंट का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, जिंदगी सफल हो गया है। ऐसे हर साल एक्चुअली स्टूडेंट्स का जब जब एडमिशन होता है एमबीबीएस में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, फिजियोथेरेपी में, यूनानी मेडिसिन में, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, फार्मेसी, बहुत अच्छा लगता है। मेडिकल परिवार हमारा बढ़ रहा है और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ते रहेगा। सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।